नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर की पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त है। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में दिए गए अध्याय भारतीय संविधान के अनुच्छेदों और व्यवस्थाओं पर आधारित है। इस पुस्तक का निर्माण करने का उद्देश्य राजनीति विज्ञान के छात्र छात्राओं को हमारी भारत की शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन कराना है। भारत का प्रत्येक नागरिक, ये प्रत्येक रहने वाला व्यक्ति, उसका परम दायित्व कर्तव्य है कि वे भारतीय संविधान या भारत की शासन व्यवस्था को समझे, क्योंकि जो शासन सत्ता हमारे पर चल रही है उसका अध्ययन करना हमें आवश्यक है। और उसका अध्ययन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें हमारे संविधान को पढ़ना होगा। यदि हम हमारे संविधान को नहीं पढ़ते हैं तो हमें राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है, राष्ट्रद्रोही होते हैं हम। यदि हम हमारे राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय संविधान का विरोध करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? राष्ट्रद्रोही कहलाते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित बनाने के लिए जो संविधान निर्माताओं ने कार्य किया वो सभी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या करते हैं। उद्देशिका, जो भारत की संविधान की उद्देशिका है, प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतया एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इस प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन संविधान निर्माताओं के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावनाओं को ध्यान में रख सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। यह तो भारत के लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है। संविधान में कि जो गौरवपूर्ण मूल्य हैं उनको इसमें रखा गया है। भारत की प्रस्तावना कैसे, देखो, हम भारत के लोग, भारत की जो प्रस्तावना हम पढ़ते हैं उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ हमारे मूल संविधान में क्या है? धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्यात्मक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी भारत की प्रस्तावना है। इसमें जो दिया गया है, हम
भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी आर पीपुल्स इन इंडिया। प्रस्तावना में हम भारत के लोग के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनमें 3 बातें स्पष्ट होती है। पहला, संविधान द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। जो सॉवरेंटी है वो किसमें है? भारतीय जनता में निहित है। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। तीसरा, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। मतलब कि हम भारत के लोग, संविधान निर्माता हमारे लिए किया गया है, हम लोगों द्वारा किया गया है। संविधान सभा सही रूप में भारतीय जनता की प्रतिनिधि थी और प्रस्तावना में व्यक्त हम भारत के लोग न केवल भावनात्मक दृष्टि से परंतु यथार्थता की सत्यता है कि इन शब्दों में को जोड़ा गया, संविधान सभा में इनको माना गया। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता को प्राप्त हुई है। हम भारत के लोगों का एक अभिप्राय यह है कि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित एवं स्वीकृत किया है। इसलिए भारतीय संघ का कोई एक राज्य अथवा अभी एकाक समूह न तो संविधान को समाप्त कर सकता है और न ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से हट सकता है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसका अर्थ यह है कि 26 जनवरी 1950 में भारत की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गई। जो डोमिनिक स्टेट था वो समाप्त हो गया। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका या स्विट्जरलैंड की भांति एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से भारत किसी विदेशी सत्ता का अधिकारी नहीं होगा। हमारे भारत में किसी विदेशी सत्ता का आधिपत्य नहीं रहेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के संविधान में कहीं पर भी संविधान में शासन, जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है, उसका उल्लेख नहीं किया गया। ना ही संविधान में जो राजा महाराजाओं के शासन काल हुआ करते थे उसका भी उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। समाजवादी की बात करते हैं हम कि संविधान सभा में यह बात उठी कि समाजवादी शब्द को रखा जाए या नहीं रखा जाए, परंतु उस समय
समाजवादी व्यवस्था को मानने के लिए सदन तैयार नहीं हुआ, परंतु 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में तत्कालीन शासक द्वारा शासन करने वाले शासककर्ता थे, उन्होंने भारतीय समाजवादी मॉडल को बनाने की चेष्टा की और उन्होंने समाजवाद शब्द को उसमें जोड़ा। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, परंतु भारत अधर्मी भी नहीं होगा। भारत किसी धर्म का समर्थन नहीं करेगा, परंतु भारत किसी धर्म का विरोध भी नहीं करेगा। भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई, लेकिन 1976 के पूर्व धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया गया था। अब इसे प्रस्तावना में स्थान दे दिया गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द के उल्लेख में धर्मनिरपेक्षता को बल प्राप्त हो गया। अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता अपनी इस राज्य सत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करेगी। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप भी है। कैसे कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। एक ओर तो भारत ने गणतंत्रीय स्वरूप को स्वीकार किया है, किंतु इसके साथ ही 16 मई 1949 को भारत की संविधान सभा ने यह मान लिया कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहे। राष्ट्रमंडल की इस सदस्यता के आधार पर अनेक व्यक्तियों द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि राष्ट्रमंडल के सदस्य राज्यों तथा ब्रिटिश सम्राट को अपने प्रधान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः भारत न तो सर्व प्रभुत्व संपन्न राज्य है, न ही गणतंत्र। वास्तव में इसका कारण यह है कि राष्ट्रमंडल एक लचीला संगठन है और जिस प्रकार भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्रदान की गई, उसी समय राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में यह स्वीकार कर लिया गया था। 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का कोई प्रतिबंधता नहीं है। राष्ट्रमंडल की शक्ति उसके लचीलेपन तथा सदस्यों की पूर्ण स्वतंत्रता पर निहित है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बात की। प्रस्तावना के अंतर्गत इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्य का वर्णन किया गया है। संविधान में द्वारा प्रतिनिधित्व शासन को अपनाया गया है, जो व्यवहार में अंतर्गत बहुमत वर्ग का ही शासन होता है, लेकिन हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। सामाजिक, आर्थिक संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थिति के अंतर्गत अस्पृश्यता या छूआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक दीवारों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।
सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है। आर्थिक न्याय की बात करें हम, कि आर्थिक न्याय में क्या है, इसका तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जबकि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और उनका प्रयोग समस्त समाज के हितों की दृष्टि से ही किया जाए। इससे सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार के बदले भरण पोषण के लिए वेतन और गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत आदि बातें निहित हैं। राजनीतिक न्याय की बात करते हैं कि इसका अर्थ ये होता है राजनीतिक न्याय का कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त है। अर्थात भारत का वह प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की पूर्ण कर चुका हो वो मतदान करता है। व्यक्ति उसे जो संविधान में निर्धारित योग्यता है, आयु है, उसको ध्यान में रखकर वो व्यक्ति किसी भी पद के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। वह वयस्क मताधिकार और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव को निषेध किया गया है। व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया स्वतंत्रता आप देखते हैं बंधनों का अभाव होना ही स्वतंत्रता नहीं है। समानता का मतलब ये नहीं कि सभी बराबर हैं। भ्रातृत्व का मतलब है कि सभी धर्म के लोग मानने वाले धर्मावलंबी एक है। हम बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय परंतु इसके साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया है। हमारे संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं वरन ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे जिसके आधार पर व्यक्तियों की व्यक्तित्व का विकास संभव हो। इसी आधार पर उनके द्वारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता संविधान में स्थान दिया गया। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की भी व्यवस्था की गई। समानता का अर्थ की बात करते हैं। समानता स्वतंत्रता की पूरक होती है और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को 2 आयामों में अपनाया गया। पहला, प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति अपने मान और प्रतिष्ठा में स्वयं बढ़ोतरी कर सकता है। अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समता को प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति, हमारे संविधान में व्यवस्था ये की गई है कि समानता के व्यवहार को अपनाया गया। व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग का आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय संविधान सभी को समानता के साथ रखना चाहता है और समान जब तक रहेगा तब तक भारतीय संविधान में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान किसी के साथ विभेद नहीं करता। हमारे संविधान का अंतिम आदर्श क्या है? भ्रातृत्व या बंधुता। संभवतः इसकी प्रेरणा
10 दिसंबर 1948 में मानवीय अधिकारों के सर्वलौकिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में समान है। उन्हें प्रकृति से विशेष विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है तथा उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। अगला, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। हमारे संविधान निर्माता संविधान की विविधताओं के अंतर्गत मूल रूप से विद्यमान एकता से परिचित थे। वे चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतीयतावाद और भाषावाद, संप्रदायवाद को महत्व न दें तथा भारत की आधारभूत एकता के भाव को अपनाएं। अतः हमारे संविधान का बंधुत्व का आदर्श दो आधारों पर टिका हुआ है। पहला एक है राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा। हमारे संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क में इस देश के समस्त नागरिकों के लिए बंधुता और इसके साथ ही राष्ट्र की एकता का विचार बहुत अधिक प्रबल था। इसी कारण उनके द्वारा संघात्मकता के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया। जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें व्यक्ति की गरिमा को महत्व प्रस्ताव है, क्योंकि हम भारत के लोग। उसके संविधान में प्रथम लाइन देखें, उसमें लिखा है हम भारत के लोग, और अंतिम लाइन हमारे नागरिकों की व्यक्ति गरिमा। तो प्रथम और अंतिम जो बात आती है वो सारा संविधान किस पे टिका हुआ है? व्यक्ति पे टिका हुआ है। हम विभिन्न प्रांतों में रहते हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, हमारा रहन सहन खान पान कल्चर वो अलग अलग हो सकता है, परंतु हमारी शासन सत्ता एक है, शासन हमारा एक है, संविधान हमारा एक है। हमें राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत करना होगा, इसको हमारे मन मस्तिष्क में ढालना होगा। प्रस्तावना के संबंध में एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रस्तावना के शब्द बहुत अधिक पवित्र होते हुए भी न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं। संविधान की आलोचनाएं कुछ लोग करते हैं। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के शब्दों में कहा है कि प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन है। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं को बताती है। न्यायाधीश महाजन ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य में कहा है कि धारा 22(5) की जो व्याख्या मैंने की है उसका समर्थन संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त शब्दों से होता है। यह प्रस्तावना हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है। इस प्रकार आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सबसे श्रेष्ठ है। यह संविधान की कुंजी तथा संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग कहा गया है। आज की कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद।
थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में हम आपसे पुनः मिलेंगे। एक विशेष ध्यान रखें, कोरोना महामारी है। इस कोरोना महामारी में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और उन साधनों का उपयोग कीजिए जिससे हम हमारी रक्षा कर सकें। जल्दी ही ऑफलाइन क्लासें होंगी, ये हमारा विश्वास है। जब तक हम ऑनलाइन क्लासों से अध्ययन करते रहें। सभी का थैंक्स, धन्यवाद।